हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम लोग 36 नंबर जो आपके सामाजिक विज्ञान में आते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे सब वीडियो को देखते हो तो ये आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघु। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 12 अंक का आता है और 24 अंक का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इन दोनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 24 + 12 तो आपका 36 मार्क हो जाता है। तो जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इसे आप लोग नोट भी कर लेना, और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इस वीडियो को आपको 2000 लाइक तक पहुंचाना है, तभी मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो, या राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, या राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, या राष्ट्रवाद से क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। जैसे राष्ट्र होता है और एक राष्ट्रवाद होता है, तो राष्ट्र से मिलकर राष्ट्रवाद बना है। तो जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र, अगर हम लोग राष्ट्र के प्रति जो सभी निष्ठा होते हैं, उनकी प्रगति को और उनके प्रति सभी नियम, जो नियम हैं, आदर्श हैं, उनको बनाए रखें तो वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अगर उसे तोड़ दोगे तो राष्ट्रवाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये था राष्ट्रवाद। आपको राष्ट्रवाद अगर परिभाषित करना है तो ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना होगा राष्ट्रवाद की परिभाषा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया। देखो, जो असहयोग आंदोलन था, यहां उत्तर आप लोग अपने नोट में लिखना स्टार्ट कर दो। क्या है असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन, देखो इसे हम लोग 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 ईस्वी में, कब 1922 ईस्वी में, और क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा, देखो चौरी चौरा की घटना, आप लोगों ने चौरी चौरा घटना सुना होगा, घटना के कारण वापस लिया, वापस लिया गया। ठीक है, इसी घटना के कारण ये जो था ना असहयोग आंदोलन, इसे वापस लिया गया था। ठीक है, अगर वापस लेने का पूछा जाए तो जो चौरी चौरा घटना हुआ था उसमें इसे वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन को। पूर्ण स्वराज्य का घटना जो है ना, कब किया गया? पूर्ण स्वराज की घटना कब किया गया? देखो, जो पूर्ण स्वराज की घटना है ना, वो कब किया गया था? वो किया गया था स्टूडेंट, उत्तर देख लो। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला देख लो, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? आयात मतलब आने वाली, आयात मतलब आने वाली। जैसे आपका कंट्री है, किसी दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो, ठीक है, मिला जुला हो, तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर जो वसूल किया जाने वाला शुल्क जो होता है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर जो वसूल किया जाता है शुल्क, उसी को आयात शुल्क कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल की जाने वाली शुल्क को ही आयात शुल्क कहा जाता है। ठीक है, समझ गए?
तो यहाँ अगर आप लोग 4 क्वेश्चन तक नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पीछे भी कर सकते हो नोट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन मृदा की 2 विशेषता बताओ। देखो कई सारी मृदाएं होती हैं, वन मृदा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी हैं, लेकिन इनमें से वन मृदा जो होती हैं उनकी 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। उनकी क्या विशेषता है? नंबर 1, नदी घाटियों में से मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। देखो नदी घाटियों में जो ये मृदाएं होती हैं वन मृदा, अगर नदी और घाटी में वन मृदा की बात की जाए तो ये दोमट और सिल्टदार होंगी, ठीक है। नदी और घाटी में ये बात की जा रही है। और जो इनकी ऊपरी ढाल पर इनका जो गठन होता है मोटे कणों का होता है। देखो जो वन मृदाएं होती हैं इनके ऊपर का जो होता है मतलब कवर जो होता है ऊपर का, मतलब ऐसे जो ऊपर वाली मिट्टियां होती हैं वो कुछ मतलब मोटी ढाल की होंगी, मतलब मोटे कणों से बनी होंगी, ठीक है, मोटे कणों से। जैसे बहुत सारी मिट्टी मुलायम भी होते हैं तो वो सब मुलायम कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये जो है ना मोटे कणों से, बड़े कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर वन मृदा की विशेषताएं पूछी जाए तो आपको ये बताना है जो मैंने बताया है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में, कहाँ, देखो भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में चीता जो है ना, पैंथर को लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखो स्टूडेंट, भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा कब की गई थी? देखो उत्तर है 1952 में। कब? 1952 में, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो भैरवदेव, कौन सा? भैरवदेव डाक व सेंचुरी, ठीक है, कहाँ स्थित है बताओ। ये आपके लिए प्रश्न है और इसका आपको आंसर बताना है। देखो अगर आप लोग जानते भी हो ना तो आप, मैं बता रहा हूं उससे पहले आप लोग कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट, ताकि हाँ जान सके कि ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जानते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई भी स्टूडेंट जानता हो तो कमेंट कर दो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले कमेंट कर दिया करो, ठीक है, अगर जानते हो तो, और जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि उनका खत्म भी हो चुका होगा, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा से तैयारी करना है, राजस्थान के अलवर जिले में, कहाँ? राजस्थान के अलवर जिले में, ठीक है स्टूडेंट, राजस्थान के अलवर जिले में। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। यहां बात की गई है गहन कृषि, मतलब जो गहन कृषि होती हैं उनकी 2 विशेषता बताना है, एक नहीं 2 विशेषता, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा गहन कृषि की 2 विशेषता। देखो नंबर फर्स्ट, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अधिक उत्पादन चाहिए, आपने कोई किसी भी चीज की खेती की, चावल, गेहूं या किसी और चीज की, मक्का, मतलब आपको किसी भी चीज की खेती करनी है और उसमें अधिक उत्पादन करने हैं, ज्यादा आपको प्राप्त करना है, तो आपको ज्यादा रासायनिक खाद और सिंचाई करनी पड़ेगी। आपको उसको ज्यादा, अगर 5 बीघा से आप 10 बीघा कर दिए तो आपको उससे ज्यादा सिंचाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको 2 गुना कर दिए अधिक पाने के लिए, तो आपको उसको ज्यादा सिंचाई करना पड़ेगा, ज्यादा खाद रासायनिक उर्वरक देना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका पहला गहन कृषि की अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और है कि अगर आपके पास 1 बीघा है और उसमें आप लोग ज्यादा डालकर आप उसको ज्यादा उत्पादन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सीमित हो, और अगर आप बहुत कम डालते हो तो हाँ आपकी खेती पर कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। दूसरा है भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। भूमि का आकार बहुत छोटा है इसलिए उसमें कई प्रकार की फसलें जो है ना उसे लगा दिया जाता है कि कई प्रकार के फसलें हों। देखो छोटे छोटे खेतों में कई प्रकार से फसलें हों ताकि उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो आराम से हो जाए, ठीक है। और ये था गहन कृषि की 2 विशेषता, ठीक है। गहन कृषि की विशेषता अगर पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी एक बार, मुझे याद है कि एक वीडियो में पढ़ाया था,
कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित था? आई होप कि बहुत सारे बच्चे इसे जानते भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मैंने एक बार पढ़ाया था। अगर रेगुलर हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखते होंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को मालूम हो तो आप लोग कमेंट कर दो पहले, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका उत्तर, ठीक है। मैंने सोचा था कि इसका उत्तर आप लोग बताओगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो जो कोडरमा है ना, कोडरमा झारखंड का नाम सुना होगा। झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड। और ये किस खनिज के नाम से जाना जाता है? ये आर्वरक से संबंधित है, या आर्वरक से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो वैध सरकार से आप क्या समझते हो। हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो स्टूडेंट, ठीक है। वैध सरकार, यहां एक नाम आता है वैध सरकार। आपने अभी तक सुना होगा सरकार, लेकिन अब यहां एक नाम आता है वैध सरकार। इससे क्या तात्पर्य? देखो, वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वैध सरकार कहलाती है। जो जनताओं द्वारा चुनी जाती है उसी सरकार को वैध सरकार कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, वैध सरकार से आप क्या समझते हो? वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वैध सरकार कहलाती है, ठीक है। आप लोग तुरंत बता दोगे, सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, गठबंधन सरकार से आप क्या तात्पर्य है? गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन का अर्थ होता है जुड़ना। गठबंधन का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे एक आपका पार्टी है दूसरे पार्टी से जुड़ जाए, ठीक है। और 2 से 3 भी हो सकते हैं। मतलब गठबंधन का एक प्रकार से आप मान लो जुड़ना, और जुड़ने का अर्थ है एक से ज्यादा। एक से तो कोई जुड़ेगा नहीं कि एक ये है, मतलब एक आपके पास पेन है तो मतलब एक आपके पास रस्सी है तो वो जुड़ेगा नहीं। अब आप कई सारे रस्सी लाकर उसे गठबंधन यानी कि उसको एक में जोड़ दो तो वही होता है गठबंधन। देखो, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगर गठबंधन सरकार पूछी जाए तो ये एक सरकार नहीं है। देखो, ये एक पार्टी से नहीं बनी है, ये कई सारी पार्टियों को एक में मिलाकर यानी कि गठबंधन करके ये पार्टी बनाई गई है। और ये पार्टी जो है ना, गठबंधन करके ये सरकार बनाया गया है। जैसे एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, अगर एक पार्टी की बात की जाएगी तो वो गठबंधन नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर जो सरकार बनाई जाती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आगे देखेंगे को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को ऐसे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आप लोगों को केवल 10 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ठीक है। ये 10 इंपॉर्टेंट मैं दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा, और आपकी बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय 24 अंक का आता है। अगर आपको ये 24 नंबर पक्का करना है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप लोग सोच रहे होंगे सर देखो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूं? देखो, आप लोग अभी से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी से इनकी तैयारी करोगे तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग इन सब क्वेश्चन की तैयारी करते हो, मैं आप लोगों को केवल टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आपका इसी में 4 जो है ना आपके भूगोल, ये सब अर्थशास्त्र सब कुछ इसी में है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण पर विस्तृत प्रकाश डालिए। मतलब लंबा यानी कि बड़ा प्रकाश डालिए इटली के एकीकरण पर। अब समझो, अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं दिखे पूरे बुक में तो आप इस पर ज्यादा फोकस करो, इसको कई बार पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको जो मैं बता रहा हूं इसमें किसी एक क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, उस पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इटली के एकीकरण पर वीडियो बन चुका है, जाकर देख लेना। तो यहाँ इटली के एकीकरण पर आपको प्रकाश डालना है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार कर लेना। देखो, जहां ये क्वेश्चन दिखे जरूर पढ़ो स्टूडेंट, इसे छोड़ो ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है।
फिर इसके वापस लेने का प्रमुख कारण बताओ, यानी कि इसको वापस क्यों ले लिया, रिटर्न, इसके कारण बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने कई सारा आंदोलन दिया था। ठीक है, तो आपको जहां असहयोग आंदोलन दिखी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर तैयार कर लो। अगर कहीं भी दिखे उसे तैयार कर लो, याद कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन आपको याद करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अगला ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ का वर्णन करो। आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसके बारे में जो जानो, नदी में आप जो जानो नदी के बारे में सब कुछ इसमें लिख दो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में। ठीक है, कि इसमें क्या क्या करते हो, नदी में नहाते हो, गाय भैंस नहाते हैं, सब कुछ इसके बारे में, नदी के बारे में लिख दो। इसे जहां भी दिखे आपको क्वेश्चन प्लीज 2-3 बार पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका है टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरूर पढ़ लेना स्टूडेंट। और अगला है, ये भी बहुत ही ज्यादा टॉप क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। देखो जो आपका कृषि की 3 प्रमुख समस्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार कर लेना स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन प्लीज दोनों तैयार कर लेना, जो 10 मैं बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो कृषि की प्रमुख 3 समस्याओं का वर्णन करो। आप कृषि के बारे में जो समस्या जानते हो, सिंचाई की समस्या, बीज की समस्या, सब कुछ लिख डालो, कम से कम जितना जानते हो सब कुछ इसी में लिख डालो। ठीक है, कृषि के बारे में, इसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान, जो जानो सो जानो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में। अगला 5वां क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोत का विस्तृत पूर्वक वर्णन करो। इसमें आपको ऊर्जा के गैर परंपरागत का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आधुनिक लोकतांत्रिक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक एक का उदाहरण भी दीजिए। अब इसको आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जरूर पढ़ना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जो इन क्वेश्चन में से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो भाई कमेंट कर दो, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 8, 9 जो आपको दिक्कत हो कमेंट कर दो, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं, कोई कहता है हिंदी का इंपॉर्टेंट बनाओगे, कोई कहता है इंग्लिश का, कोई कहता है साइंस का, कोई कहता है मैथ का, तो स्टूडेंट सबको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर मिल सकता है। ठीक है, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने के वाले कारण जो कारक होते हैं उस पर चर्चा करो। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों का वर्णन करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो, मतलब लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, प्रमुख जो चुनौतियां हैं उस पर वर्णन करो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में जो विदेशी व्यापार है, विदेश की व्यापार, उसकी 3 विशेषताओं का वर्णन करो, व्याख्या करो, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर आपको फोकस देना है, वर्णन करना है। ठीक है, भारत की 3 प्रमुख विशेषताओं पर वर्णन करो। स्टूडेंट आप लोग कर लोगे, अगर भाई कहीं भी ये क्वेश्चन देखे पढ़ लो। ठीक है, आप किसी भी गाइड से पढ़ लो, मतलब पढ़ लो इन सारे क्वेश्चन को जो मैं टॉप 10 बता रहा हूं, पढ़ के ही जाना, क्योंकि इसमें से जरूर आएंगे स्टूडेंट। अगला ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाओ। जो उपभोक्ता होते हैं उनका शोषण, मतलब शोषण किस प्रकार से किया जाता है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। स्टूडेंट ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 को आपको तैयार कर लेना है, और आप लोग इसे नोट भी कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय में उठा है कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपको जैसे ही हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। और हाँ, सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना हो तो सर्च कर लो सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय तरामन लेक्चर, आपको मेरा वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहां से आप लोग चैप्टर नंबर 1 भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अगर इन तीन चैप्टर की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे तीनों चैप्टर का एक वीडियो में लिंक मिल जाएगा। देखो एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त किया गया है, तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखकर तैयारी कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा अति लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपके बोर्ड में 12 अंक का, ये 24 अंक का, बराबर 36 अंक का। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग केवल 2000 लाइक तक
ज़रूर पहुंचाइए। और अगर चैनल पर नया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ पहले शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करते नहीं हो, ठीक है। फिर शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि वीडियो अगर आप लोग शेयर करोगे तो सभी के पास पहुंचेगा। हाँ, पता चलेगा कि हमारे चैनल जो श्रवण लेक्चरर है ना, पर सभी क्लास 10 के सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। सबसे बड़ा बात, आप लोगों को अगर क्लास 12 की पूरी तैयारी करना है तो नीचे मैंने एक चैनल का लिंक दिया है जिसका नाम है बाबा स्टडी सेंटर। उस पर आप लोग जरूर जाएं, ठीक है। उन पर कई सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। इस चैनल को भी जाके आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके भी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ये मेरा दूसरा चैनल है, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है मेनली। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।